यहां मैं एक सवाल आम लोगों से भी करना चाहती हूं। आम लोग यानी हम सब। मेरा सवाल यह है कि क्या हम सब लोग स्वदेशी के लिए तैयार हैं? बहुत आसान होता है कि फोन खोला हमने, ऐप पे गए, विदेशी ऐप पे ज़ारा इधर उधर और तुरंत ऑर्डर किया, घर पे आ गई चीज़ें। और लगता भी है कि चाची ने अमेरिका से भेजा है तो ये सामान अच्छा होगा। इसीलिए ये सवाल है कि क्या हम सब लोग स्वदेशी के लिए तैयार हैं? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि बेशक हमारे घरेलू उद्योगों के लिए 140 करोड़ का बाजार घर में ही मौजूद है, लेकिन ओपन इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में घरेलू उद्योगों के पास कंपटीशन की चुनौती भी है। उदाहरण के लिए मैं दीपावली, जो सबसे कॉमन उदाहरण है और अक्सर हम इस पर चर्चा करते आए हैं, इसका जिक्र इसलिए कर रही हूं कि बहुत रिलेटेबल है। अक्टूबर के महीने में पूरा देश दीपावली मनाएगा, लेकिन हमारे घरों पर जगमगाती लाइट से चीन रोशन हो रहा है, क्योंकि दीपावली आने के साथ ही हम डेकोरेटिव लाइट्स की खरीद करते हैं। खरीदारी करने के लिए इधर उधर भागते हैं, तरह तरह की डेकोरेटिव लाइट्स लेते हैं। पर चीन के सस्ते प्रोडक्ट्स के मुकाबले हमारे भारतीय प्रोडक्ट्स को वो ना ज्यादा भाव मिलेगा, ना ज्यादा तवज्जो, क्योंकि भारत में बनी दिवाली की डेकोरेटिव लाइट्स के लिए जहां लोगों को 100 से 250 रुपए तक खर्च करना पड़ता है, उसके मुकाबले चीन में बना सामान 50 से 100 रुपए के बीच मिल जाता है। कीमत का ये फर्क ही स्वदेशी के रास्ते में रुकावट का कारण बनता है। और हमारी सोच, भले ही वो 50-100 रुपए की जो लाइट्स होंगी, चीनी लाइट्स, वो आप 2 महीने बाद यूज कीजिए, नहीं चलेंगी, आधी लाइट्स खराब होंगी, झपझप करेंगी, लेकिन फिर भी हम ऑप्ट करते हैं चीनी लाइट्स। और आज से नहीं, लगभग 1 दशक हो गया। यह अलग बात है कि भारतीय सामान चीन के मुकाबले कहीं ज्यादा टिकाऊ है, लेकिन फिर भी सस्ते होने की वजह से चीन के सामान को ज्यादा तवज्जो मिलती है, ज्यादा बिकाऊ होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सरकार इन चुनौतियों से अनजान है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की है कि आप बताइए कि आपको स्टार्टअप में क्या रुकावटें आती हैं, सरकार उसे दूर करेगी। मैं देश के युवाओं से कहता हूं, आइए, आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर के, आपके आइडियाज को मरने मत देना दोस्तों। आज का आपका आइडिया हो सकता है आने वाली पीढ़ी का भविष्य बना सकता है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं, आपका साथी बन के काम करना तैयार हूं। फ्रेंच लेखक एल्बर्ट कैमस ने लिखा है कि यू हैव टू बी वेरी रिच और वेरी पुअर टू लिव विदाउट अ ट्रेड। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो ट्रेड के नए रास्तों की तलाश रुकनी नहीं चाहिए। ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को भी नए रास्ते तलाशने होंगे। स्वदेशी की ताकत बढ़ानी ही होगी और बाजार की चुनौतियों पर चर्चा करनी होगी, रास्ते निकालने होंगे। और इसकी जिम्मेदारी पूरे देश की है, ना कि सिर्फ सरकार की। एक समय था जब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, शुगर मिल्स ना सिर्फ बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दे रहे थे, बल्कि ये पर्यावरण को भी संतुलित रखने का काम कर रहे थे। लेकिन प्लास्टिक के चलन ने जूट इंडस्ट्री को बंद करा दिया। गन्ने किसानों के सामने भुगतान के संकट ने पहले गन्ने की खेती को प्रभावित किया और फिर शुगर मिल्स को भी। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कॉटन, महंगी बिजली और स्किल्ड लेबर की कमी से जूझ रही है, दम तोड़ रही है। लेकिन सरकारी मदद और लोगों की जागरूकता ना सिर्फ इन इंडस्ट्रियों को फिर से जिंदा कर सकती हैं आपके सहयोग से, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी सरपट दोहरा सकती हैं आपके सहयोग से। अब सवाल उठता है कि एमएसएमई सेक्टर के सामान को भारत के घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कर सकती है। चुनौतियों से निपटने के साथ साथ एमएसएमई को मजबूत करने के लिए उसकी बढ़ती लागत पर क्या सरकार किसी तरह की सब्सिडी देगी? क्या स्वदेशी अपनाने के लिए सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा सकता है?
एमएसएमईज की समस्याओं को दूर करने के लिए नियम और कानूनों में किसी तरह की डील भी क्या दी जा सकेगी? और क्या एमएसएमई का बाजार बढ़ाने के लिए विदेशों में एक्सपोर्ट्स के रास्ते को अपनाना या आसान बनाया जा सकता है? स्वदेशी सामान पर एक तय समय पर सब्सिडी अच्छा विकल्प बन सकती है। इससे सामान सस्ते होंगे और लोग स्वदेशी की ओर अट्रैक्ट भी होंगे। दुनिया के कई देशों में ऐसा किया भी जाता है। उदाहरण के लिए चीन को ही ले लेते हैं। चीन में मेड इन चाइना को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी स्तर पर अभियान चलते हैं, जिसमें दुकानों में लिखा होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लिखा होता है कि 100% चाइनीज प्रोडक्ट्स, या लिखा होता है कि सपोर्ट डोमेस्टिक गुड्स। तो जापान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जापान में दुकानों पर अक्सर मेड इन जापान के लेबल्स प्रमुखता से दिखते हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो वहां भी अपने देसी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की रीत है। दक्षिण कोरिया में दुकानों पर आप बाय कोरियन जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे मिलेंगे आपको। और चाइना ने तो अपने मैन्युफैक्चरिंग हब इतना बड़ा कर लिया, उन पे सवाल भी उठा कि वो चाइनीज बोलते हैं, उनको इंग्लिश बोलनी होगी और उनको ग्लोबल इकोनॉमी में अपना हस्तक्षेप रखना है। लेकिन उन्होंने अपने ना भाषा और ना तरीके और चाइनीज प्रोडक्ट्स को ना सिर्फ चाइना बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ाया। स्वदेशी को अपनाकर, अपने प्रोडक्ट्स को अपनाकर, अपनी भाषा को अपनाकर। अब इस तरह इटली, जर्मनी, वियतनाम जैसे तमाम देशों में जो अपने घर में बने सामान को देश में बेचने पर ध्यान देते हैं, हमें भी स्वदेशी सामान के लिए ऐसी ही जमीन तैयार करनी होगी और सोच भी। और ना सिर्फ देश में बल्कि एमएसएमई के लिए एक ऐसा बाजार तलाशना होगा जहां ट्रेड बढ़ाकर भारत के लोकल सामान को दुनिया में वोकल बनाया जा सके। ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत के कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है, तो इसके जवाब में भारत में दुनिया में दूसरे बाजार तलाशने शुरू कर दिए हैं और वही एक विकल्प है। अब भारतीय कपड़ा कंपनी को यूरोप संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात जैसे बड़े एक्सपोर्ट्स मार्केट पर ध्यान देना होगा, जो भारत के कुल निर्यात का 45% है। भारत का कपड़ा उद्योग ने सरकार से कच्चे कपास पर 11% का आयात शुल्क हटाने का सुझाव दिया है और इस कदम से अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में एक मजबूत सौदेबाजी का मौका भी मिल सकता है।